सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। और इस क्लास में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम की विशेषताओं को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस छोटी सी क्लास में। और अधिगम के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने देखा था लर्निंग की, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने 3 लेयर के माध्यम से डिस्कस किया था कि बेसिकली लर्निंग क्या है। थोड़ी सा इन शॉर्ट यदि डिस्कस करें कि अधिगम यानी सीखना क्या है। देखिए, हमेशा से एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि कोई भी चाहे हमारी हो बात, आपकी बात हो या कोई छोटे से बच्चे की बात हो, एक स्टेज होती है हम उसके बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, और एक दूसरी स्टेज आती है कि हम उसमें बेहतर बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम्स। तो एक स्टेज से यानी ए और बी की जो ये यात्रा होती है, ये लर्निंग है, ये प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस है। तो लर्निंग क्या है? यानी अधिगम एक प्रक्रिया है, किसी चीज़ को न जानने से जानने की योग, जानने की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य भाषा में अधिगम या कि लर्निंग कह दी जाती है। जब एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान में हम लर्निंग की बात करते हैं तो ज्ञान को, व्यवहारात्मक कौशलों को, अभिवृत्तियों को, चॉइसेस को आत्मसात करने, जिसमें जीवन में किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आते हैं, हम उसको अधिगम कहते हैं। भाई, यदि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने किसी भी मादक पदार्थ का सेवन कर लिया हो और ऐसी बातें कर रहा हो जो सामान्य स्थिति में, सामान्य मनोस्थिति में नहीं कर सकता। तो हम उसको अस्थायी मनोवृत्ति या कि अस्थायी व्यवहारात्मक परिवर्तन कहते हैं, जिसको हम लर्निंग यानी कि अधिगम का हिस्सा नहीं मानते। हम शिक्षा मनोविज्ञान में रिलेटिवली परमानेंट यानी व्यवहार के ऐसे परिवर्तन जिसमें आपने पर्सनल एफर्ट लगाए हो, आपने ट्रेनिंग ली हो, आपने क्लासेस ली हो। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस है। टेट एजुकेटर रूप कुमार आप ये टाइप करते हैं यूट्यूब चैनल में और एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस देखते हैं। आप क्लास जब नहीं देख रहे थे और जब आप क्लास देख चुके, आपके जो कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वो अलग स्तर का होगा, जिसको हम अधिगम कहेंगे, जिसमें आपके पर्सनल एफर्ट भी शामिल है। तो बहरहाल अधिगम में बहुत सारी बात की जा सकती है, पर अधिगम में बहुत सारी बातें की भी जा चुकी हैं, पर इसकी विशेषताएं क्या है इसको समझिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की विशेषताएं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये समझें यदि, तो जो फर्स्ट है ना, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे समझे? सीखना व्यवहार में परिवर्तन मीन व्हाट, माने व्यवहार में परिवर्तन मतलब क्या? अब इसको थोड़े से अच्छे से उदाहरण दे के समझेंगे तब तो समझ में आएगा ना। ठीक है, समझ लेते हैं उदाहरण से। आप अपने बचपन में याद करिए, यदि आपने बाइसिकल चलाना सीखा था, एक स्टेज थी कि आपको केवल साइकिल को हाथ से भी कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही थी। ठीक है, फिर आपके घर के आसपास के मित्रों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प करी और आप एक स्टेज ये भी आई कि आप हैंडल पकड़ ही नहीं रहे थे, हैंडल छोड़ के भी चलाने लग गए। तो क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं? आपने वो जो छोटी सी ट्रेनिंग बोलिए, वो जो छोटा सा प्रशिक्षण बोलिए, उसके माध्यम से जो सीखा और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उसके साथ उन सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट किया, वो मेहनत की और व्यवहार में परिवर्तन आ गए ना, तो वो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन यानी सीखने से। भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कम है या कि बेहतर नहीं है। अब हम कोई सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीके से हमें बेहतरीन फेयर प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाता है और वहाँ से हम चीज़ें सीख जाते हैं, तो हमारे व्यवहार में उस पक्ष में एक बेहतरीन परिवर्तन आएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि अधिगम में से व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, रिलेटिवली परमानेंट इसको बोलेंगे। मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया कि टेम्परेरी व्यवहार में चेंजेस को हम लर्निंग में नहीं रख सकते। हमें थकावट की वजह से कोई चीज़ सीखने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सीखने की योग्यता ही ख़त्म हो गई। अब आपने 15 किलोमीटर पैदल चलाया है तो हम थक तो जाएंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से हमें
थोड़े से आराम करने की ज़रूरत तो होगी ना, रिचार्ज करने की ज़रूरत तो होगी ना। और जैसे ही हम सामान्य परिस्थिति में आएंगे, आप सिखाइए, हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स, यदि कोई मेडिसिन ले लिया, कुछ मादक पदार्थों का सेवन कर लिया, या कि कुछ हार्ड फिजिकल या कि मेंटल जो आपने मेहनत कर ली उसकी वजह से थकावट होगी, उसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, और जिसको अधिगम में नहीं रखते। और अपेक्षाकृत स्थायी, आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, कोई स्विमिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, किसी उस्ताद से आपने कुछ ट्रेनिंग ली, उनकी प्रशिक्षण लिया और उसमें आप बेहतर हो गए, तो रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। इसके बाद यदि आप वो करना छोड़ देंगे, आप कीबोर्ड की टाइपिंग का उदाहरण लीजिए, आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है, 2 वर्ष आप कीबोर्ड की ओर देखिए नहीं, आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी, आपकी 15-20 वर्ड पर मिनट की स्पीड रह जाएगी। हाँ, आप उसको रिकवर आसानी से कर सकते हैं। तो रिलेटिवली परमानेंट बोलते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्निंग की। ठीक है, थर्ड स्टेप है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसका सीधा सा मतलब ये होता है, जहाँ भी वर्ड सार्वभौमिक आए ना, तो आप एक बात समझ लेना कि आपकी पूरी धरती की बात की जा रही है। यानी भारत का बच्चा सीख सकता है तो अमेरिकन बच्चा भी सीख सकता है। भारत का बच्चा एक चीज़ को सीखने के बाद यदि उसको प्रैक्टिस ना करे, उसका पुनराभ्यास ना करे, तो उसको भूल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना का, इंग्लैंड का या कि अमेरिकन बच्चा भी नहीं भूलेगा, वो भी भूलेगा। ये यूनिवर्सल होती है, ये साइंटिफिक टर्म होती है कि यूनिवर्सल, जो एक जगह घटित होता है वो दूसरी जगह होता है। तो जहाँ भी एकेडमिक्स में यूनिवर्सल आए, तो सामान्य रूप से पूरी धरती में यहाँ का भी बच्चा सीखता है, वहाँ का भी बच्चा सीखता है, हम भी कुछ सीख रहे हैं, आप भी कुछ सीख रहे हैं। तो सभी में, छोटे में, बूढ़े में, जवान में, पशु में, पक्षी में भी, कहीं ना कहीं पशु और पक्षी भी बहुत प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, उसमें भी अधिगम की कम या ज़्यादा मात्रा में अधिगम की प्रक्रिया पाई जाती है। तो यूनिवर्सल है बेसिकली लर्निंग, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि कहीं भी किसी भी स्तर में समान रूप से हर एक वो नियम लागू होते हैं, वो एक बात होती है। ठीक, फिर तीसरा होता है सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। देखिए, 2 वर्ड, वातावरण यानी एनवायरनमेंट, क्रियाशीलता एक्टिवनेस। ठीक है, आप पैसिव तरीके से कुछ चीज़ें सीख नहीं सकते। बस आप सोते रहें और आप कुछ एक्टिविटी न करें और सोचें कि हमें अधिगम हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब मैंने पहली क्लास बताई थी तो हमने इसको इन डेप्थ एकदम बिल्कुल आसानी से क्लियरिफाई किया था कि जो प्राकृतिक रूप से होती है, जो ऐसे हमारे व्यवहार में चेंजेस जो हमारे बिना एफर्ट के होते हैं, उनको मैच्योरिटी का हिस्सा बोलते हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको भी समझ लीजिए, तो फिर आज चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, एक वर्ड है मैच्योरिटी, एक वर्ड है लर्निंग। यानी मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, लर्निंग का मतलब होता है सीखना या अधिगम। ठीक, अब जो भी चीज़ें, जैसे हमारा हाथ है, जब छोटे थे तो बहुत छोटा सा था, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हाथ की भी लंबाई बढ़ती गई। अब इसके लिए मैंने कोई पर्सनल एफर्ट किए कुछ नहीं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक रूप से वो पोटेंशियल था कि वो बढ़ेगा, वो बढ़ गया। तो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें बढ़ रही हैं और जो व्यवहार में परिवर्तन, अब बोलेगी कि हाथ आपका बढ़ गया तो आपके हाथ में व्यवहार में परिवर्तन क्या आ गया, ये क्या बात हो गई? तो सिंपल सी बात है, पहले इसमें हाथ से 5 केजी नहीं उठा सकता था, आज हो सकता है 30 केजी उठा लूँ, तो व्यवहार में परिवर्तन तो आया ना। ठीक है, पर किसके द्वारा? परिपक्वता के द्वारा। मैंने कोई ऐसी पर्सनल एफर्ट नहीं लगाए। इसी हाथ का यूज करके मैं बहुत अच्छी ड्राइंग भी सीख सकता था। मैं बहुत सारी स्किल्स और हाथ से, पैर से होने वाली बहुत सारे कौशलों को हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यदि ड्राइंग बनाना सीख लेता इसी हाथ का उपयोग करके, तो हाथ की कला बोलते हैं ना, तो वो भी एक्सपर्टीज आ जाती। तो लर्निंग में आपको पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, यानी क्रियाशीलता होनी चाहिए। मनोविज्ञान में ये शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्रियाशीलता, पर्सनल एफर्ट। ठीक है, तो ये एक तो क्या होगा, वातावरण, एनवायरनमेंट में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे ज्ञान हमें मिलने के लिए है
मैटर ये करता है कि हम कितने क्रियाशील है, कितने एक्टिव है, कितने एडेप्टिव है, कितने क्यूरियस हैं, हम कितने जिज्ञासु हैं चीज़ों को सीखने जानने के लिए। हमें बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में कहीं भी चलती हुई सीखने को मिल जाती है। हम सड़क में जा रहे होते हैं और एक मान लीजिए कि रिक्शा वाला ज़्यादा वजन लेके और कोई चढ़ाई चढ़ रहा होता है, पर उसको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। एक कोई इंडिविजुअल रास्ते से उतरता है, अपनी बाइक को साइड में लगा के उसकी हेल्प करता है, उसको पूरी हाइट तक पूरे वो डिस्टेंस को ट्रेवल कराता है, फिर लौट के आता है और फिर अपनी बाइक से चला जाता है। ठीक, अब ये जो प्रोसेस हुई, हम तो चल रहे थे सामान्य तरीके से, पर लर्निंग के लिए कितना बड़ा लेसन है कि हमें जिसको जहाँ पे जैसी ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को पैसे दें, कहीं आपके शारीरिक श्रम की भी के द्वारा भी हेल्प की जा सकती है। हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज की हेल्प कर दें तो लर्निंग कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर उसके लिए ज़रूरी है हम क्रियाशील हों, हम एक्टिवेट हों, हम एक्टिव हो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से। तो क्रियाशीलता और वातावरण यानी चारों तरफ बहुत सारा सीखने जानने को है, पर हम कितना क्रियाशील हैं ये एक प्रकृति है, ये एक विशेषता है अधिगम की सीखने की कि इसके द्वारा ही संभव, हमें क्रियाशील होना पड़ेगा। ठीक, गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में स्थानांतरण की प्रकृति निहित होती है। इसका क्या मतलब? यानी हमने तो सुना था कि टीचर का या कि गवर्नमेंट जॉब वालों का या प्राइवेट जॉब वालों का ट्रांसफ़र होता है। अब लर्निंग में ट्रांसफ़र क्या बला है, मतलब सीखने में क्या ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट हुआ? तो देखिए बहुत आसानी सी बात है कि भाई लर्निंग हमेशा बहुत प्रकार की होती है। जैसे फुटबॉल का प्लेयर है, वो उसको बहुत तेज़ी से दौड़ना होता है, ठीक है। अब उसको फुटबॉल बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छा है। या कि टेनिस प्लेयर है तो उनको बहुत अच्छा टेनिस आता है, उसका फिजिकल एक्टिवेट है, मतलब फिजिकली वो वेरी एक्टिव है, ठीक है, फिट है, ठीक। अब उसी व्यक्ति को यदि आप क्रिकेट खिलाएंगे तो उसके फुटबॉल की या कि टेनिस की जो एक्टिविटी है, उनकी जो फिजिक इतना एक्टिव है, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव क्रिकेट में होगा। अब बोलेंगे लर्निंग, फिर फुटबॉल, फिर क्रिकेट, तो देखें सिंपल सी बात है, लर्निंग का मतलब बुक को पढ़ लेना, लर्निंग का मतलब साइकिल को चला लेना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। लर्निंग का मतलब अंग्रेजी बोल पाना यहाँ तक सीमित नहीं है। लर्निंग बहुत यूनिवर्सल टाइप है, बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। हम सीख रहे हैं स्विमिंग तो वो भी अच्छी बात है, हम सोसाइटी के मैनर्स सीख रहे हैं वो भी लर्निंग है, हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं वो भी लर्निंग है, और हम किसी की हेल्प कर रहे हैं वो भी लर्निंग है, हम किसी के साथ सहानुभूति कर रहे हैं वो भी लर्निंग है। लर्निंग बहुत व्यापक है, कुछ चीज़ों तक सीमित तो है नहीं, तो हम इसको संकुचित नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे टेनिस का भी सीखना, टेनिस स्पोर्ट की एक्टिविटी, उसके रूल्स समझ में आना, फुटबॉल के नियम आना, और उसको थोड़े से सकारात्मक, जब आप फील्ड में होंगे, जब आप फील्डिंग कर रहे होंगे, उसमें जो सकारात्मक प्रभाव होगा, वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्थानांतरण बोलते हैं। इसको एक्चुअली एकेडमिक्स में इसको बोलते हैं, एक चीज़ आपने यहाँ पे सीखा, दूसरी चीज़ें वहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको जियोग्राफी पता है, आपने भूगोल में आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। अब मान लीजिए कि मध्यकालीन या कि प्राचीन भारत का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको जियोग्राफी पता है कि भाई ये भारत का मैप हो गया, मान लीजिए कि ये भारत का एक हिसाब से ये एक मैप हो गया। अब देख रहे हैं कि मध्यकाल में बाबर कहाँ से आया, किस फील्ड में पहले आक्रमण किया, फिर कौन से बैटल लड़ा, फिर कौन से बैटल लड़ा, फिर कौन से बैटल लड़ा, मुगल दक्षिण की ओर क्यों नहीं जा सके। यदि आप मैप के माध्यम से, वो तो आपका ज्ञान ज्योग्राफी का है, ठीक, पर आप यदि मैप के माध्यम से इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी आसानी से समझ में आ रहे हैं। अब पॉलिटी देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, तो उनकी प्रोज कॉन्सेस, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन किस प्रकार से है, तो ज्योग्राफी का नॉलेज आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी को भी समझने में, हिस्ट्री को भी समझने में आपको हेल्प करता है। इसको अधिगम में स्थानांतरण की प्रकृति होती है, इसको लर्निंग की स्थानांतरण की प्रकृति होती है। जो मैंने पहला एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से, फिजिकल एक्टिविटी से, और दूसरा हिस्ट्री का, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से लिंक करके एकेडमिक्स से समझाने का प्रयास किया,
ये एक स्थानांतरण की प्रकृति होती है लर्निंग में। ठीक, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है अधिगम में, यानी लर्निंग में लर्निंग के द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। शिक्षा के लक्ष्य मतलब व्हाट इज एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। एक सकारात्मक समाज का निर्माण करना, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण का मतलब क्या है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और जो उसके जीवन के उद्देश्य हैं उस स्तर में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपने हाईली पोटेंशियल को प्राप्त करना। ठीक है, वो फिजिकल रूप से फिट हो और इमोशनली कनेक्ट हो, समाज के नियमों को भी जाने, दूसरों से प्यार मोहब्बत करना भी सीखे। बहुत प्रकार से जो जीवन के अलग अलग पक्ष है उसमें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, ये हो गया एजुकेशन का एम। अब यहाँ पे अधिगम कहाँ से आ गया, लर्निंग यहाँ पे कैसे घुस रहा। तो ठीक है, हम लर्निंग को क्या समझते हैं कि व्यवहार में चेंजेस। अब वो व्यवहार में चेंजेस जब पर्सनल एफर्ट लगाएंगे, जब कोई एजुकेशन लेंगे, कोई ट्रेनिंग लेंगे, जब कोई पर्सनल एफर्ट करेंगे। आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी देखना है तो आपको यूट्यूब में रूप कुमार टेट एजुकेटर लिखना पड़ेगा और अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, अब हमारी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें साइकोलॉजी आ जाए, हमें साइंस आ जाए, सोशल साइंस आ जाए, एनवायरनमेंट आ जाए, और हमारे सीटेट का या कि कोई टीचर एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम निकल जाए। तो उसके लिए पर्सनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो या कि बच्चे के लक्ष्यों की प्राप्ति हो, दोनों का रास्ता एक ही है, पर्सनल एफर्ट, अधिगम। ठीक है, जिससे हमारे व्यवहार में, हमारे कॉन्फिडेंस में चेंजेस आए, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो और एग्ज़ाम आसान लगने लग जाए। ये बात यहाँ पे होती है। फिर इसके बाद देखें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। ठीक, हम अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के, किसी इंडिविजुअल के। और जब भी हम इंडिविजुअल का उदाहरण देते हैं तो हमें बच्चे सबसे पहले रखना है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सो वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच इन पर्टिकुलरली चाइल्ड डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास किसके कॉन्टेक्स्ट में, एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में, या कि इंडिविजुअल के भी कॉन्टेक्स्ट में आप रख सकते हैं इसको, नो डाउट अबाउट इट, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो भाई किसी भी बच्चे का, किसी भी इंडिविजुअल का सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है। किसी भी बच्चे का भाई वो मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो भी उसको अधिगम की वस्तु पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, बेहतरीन कमांड कर पाए। बच्चा मेंटली हेल्दी हो और जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, तो वो उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए। पर एजुकेशन का ये भी सर्वांगीण विकास का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो फिजिकली हेल्दी हो, यानी किस प्रकार के फूड उसको खाने चाहिए और किस प्रकार के फूड से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए, या कि किस प्रकार का फूड बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी किससे होगी, एजुकेशन से होगी। किससे होगी, लर्निंग से डेवलप होगी। तब तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल भी आप बहुत सारे एकेडमिक्स और कॉग्निटिव प्रोसेस के दौरान उसको देख रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके बहुत सारी स्पोर्ट और एक्सरसाइज, योगा की माध्यम से उसके शरीर को बढ़िया से बेहतर कर पा रहे हैं। संस्कृति के बहुत सारे उदाहरण, रामायण हो गया और महाभारत हो गया, या कि विभिन्न संस्कृतियों की बाइबल हो गया, कुरान हो गया, उनकी अच्छी अच्छी कहानियाँ, उनके अच्छे अच्छे रेफरेंसेस के माध्यम से अपनी संस्कृति से उनको बेहतरीन बना रहे हो, तो सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो गया। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम या कि नेशनल फेस्टिवल से, आर्ट एंड ड्रामा से बहुत सारी चीज़ों को उनको सिखा रहे हैं, तो सांस्कृतिक विकास हो गया। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वहाँ से वो भी चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। तो बेसिकली है क्या कि एक व्यक्ति का कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता, और एजुकेशन का जैसा समझा जाता है कि केवल अच्छे मार्क्स लाना ही एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ओवरऑल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें उसका मेंटल भी देखना है, उसकी संस्कृति भी देखना है, उसके व्यवहार भी देखना है, और बहुत सारे एस्पेक्ट जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं, कहीं न कहीं उसमें भी एक संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य होता है एजुकेशन का। तो उनके एजुकेशन का जो उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी जीवन के अलग अलग पहलुओं का उचित रूप से, समुचित रूप से विकास हो जाए, ये संभव है
लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा। जब बच्चे इनमें ये कि कोई इंडिविजुअल इनमें पर्सनल एफर्ट करेगा तो उस स्तर की उस व्यवहारात्मक कौशल का अपने आप विकास हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अब 8th पॉइंट की बात करें तो क्या होगा कि समायोजन में सहायक। अधिगम यानी इसमें ये बोल सकते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम में समायोजन में सहायक होता। अब समायोजन क्या है भाई? समायोजन में सहायक, देखिए समायोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजस्टमेंट, और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी जगह जीवन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब आप कॉलेज हो सकता है पहली बार गए हों और आपको फर्स्ट टाइम रूम पार्टनर्स के साथ रहना पड़ा हो, तो बहुत सारे उनकी इंटरेस्ट, लाइक, डिसलाइक्स के साथ हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। जब हम दूसरे स्कूल में जा रहे होते हैं तो उसके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। जब हम स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट करके कॉलेज की एजुकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हम खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं। सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जब डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं तो हम खुद को उस प्रकार से एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से ही चल रही हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे समायोजन से ही चल रही है। अब अधिगम में बहुत सारी वैल्यूज जब हम सीख रहे होते हैं, जब जान पा रहे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अधिगम हमारी उस मानसिकता को इस स्तर तक तैयार कर देता है कि हमें उस समायोजन में दिक्कत नहीं आती, यानी कुछ मुश्किल्स आती है। लाइफ हमेशा एक लाइन की लीनियर वे में नहीं चलती, लाइन हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है। लाइफ हमेशा ऐसे चलती है, लीनियर वे में नहीं चलती। कहीं पे मुश्किल तो कहीं पे आशा, कहीं पे मुश्किल कहीं पे आशा। हम यहाँ पे क्या है, अपने को खुद क्या है, संतुलन बनाना, मध्य मार्ग। गौतम बुद्ध ने क्या बोला? हमें मध्य मार्ग निकालना है, हमें अपना बीच का रास्ता निकालना। हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं सही और गलत के बीच में जीवन होगा, ठीक है ना। ये केवल यही चाहिए और केवल ये बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे रास्ता नहीं मिलेगा। हमें हमेशा ना, लाइफ कभी भी आपको लीनियर नहीं मिलेगी, कभी भी एक रास्ते में नहीं मिलेगा कि बिल्कुल आसानी से जीवन चल रहा है। लाइफ तो होती है कि ऐसे होगी, जिग-जैग होगी, ठीक है, वर्तुलाकार होगी, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लाइफ का काम है। पर समायोजन कहाँ से आता है, यानी एडजस्टमेंट कहाँ से आता है? यदि आप मानसिक रूप से उतना स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से आपकी मेंटली आप स्ट्रांग हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देख रखा है, सीख रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है, समझ रखा है, तो आप इस जीवन की इस अलग अलग परिस्थिति में ये कर पाएंगे। ये है मेन, जीवन यहाँ पे है, लाइफ यहाँ है, जीवन यहाँ है। आप इसमें भी अपना मध्य मार्ग निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा दुख में घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा सुख में उछलना नहीं है, एक बीच का रास्ता निकालना है, वही है समायोजन। और ये हमेशा अधिगम का हिस्सा होता है। जब हम कुछ अनुभवों के माध्यम, पूर्व अनुभवों के माध्यम से, पूर्व ज्ञान के माध्यम से, अलग अलग विचारों के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उनको एडॉप्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो ये समायोजन जैसी व्यवस्थाओं को हम आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, खुद को आत्मसात करके जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हम अपनी हर एक दिन खुद न खुद कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये एक बात है। फिर 9वां पॉइंट है, अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं। अब ये क्या बात हो गई? यानी हम तो ये भी बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, या कि फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। हमने जब विकास के कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था तो हम बड़ी बातें कर रहे थे कि फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ, यानी विकास को क्या है, जन्म पूर्व से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारी बातें कर रहे थे। अधिगम के भी संदर्भ में हम कहते हैं कि अधिगम यानी लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी अधिगम कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ हम सीख रहे होते हैं, कुछ जान रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। यानी ये ऐसा आप नहीं बोलते कि अधिगम भी एक चीज़ है, यानी सीखना, चीज़ों को जानना एक बात है, और डेवलपमेंट यानी विकास एक बात है। ये बिल्कुल पर्याय नहीं होते, ये कहीं इनका ऐसे संबंध होता है। देखिए, मैं इन चीज़ों को ऐसे समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एक होगा विकास, ठीक है, और एक होगा अधिगम। चीज़ों को इस प्रकार से समझिए ना तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें हमेशा
एक होगा विकास और एक होगा अधिगम। अधिगम, ठीक है। अब क्या है, कुछ विकास होगा और कुछ अधिगम होगा, और एक ऐसा भी हिस्सा होगा कि वो विकास भी होगा और अधिगम भी होगा। पर हमेशा विकास अधिगम का पर्यायवाची नहीं हो सकता। इसको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी। जैसे हमने मैच्योरिटी का उदाहरण लिया, यानी विकास तो पर्सनल एफर्ट ना भी करे तो होने ही वाला है। यानी किसी भी बच्चे का या कि किसी भी व्यक्ति का हाथ या कि पैर की लंबाई तो बढ़ने ही वाली है, वो नैसर्गिक प्रक्रिया है। यानी उसको प्रकृति में जो संभावनाएं दी हैं उसके अनुसार उसमें वृद्धि तो होनी तय है, वो तो आसानी से करेगा, उसमें कोई भी पर्सनल एफर्ट ना लगाए। यानी हम आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि हमारे हाथों की लंबाई बढ़ जाए, ठीक है। वो प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से, वो जितना उनमें संभावना थी उस हिसाब से वो तो बढ़ गई, ठीक। पर देखिए अधिगम ऐसा नहीं होता, ठीक है। अधिगम ऐसा नहीं होता। हमने जो बुक रीडिंग की जो प्रोसेस थी तो हमने अल्फ़ाबेट से चालू किया था। अल्फ़ाबेट के बाद मुश्किल से वर्ड सीखे, वर्ड के बाद मुश्किल से छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखे, फिर छोटे वाक्य से बड़े वाक्य, बड़े वाक्य से और थोड़े से बड़े वाक्य, फिर धीरे धीरे आसान भाषा में हमने कुछ टेक्स्ट बुक सीखी। मसलन हमने देखिए बड़े मुश्किल में हिंदी सीखी, पर उस स्तर में भी हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि संस्कृत उससे थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या है, हमेशा अधिगम में पर्सनल एफर्ट बोलते हैं, और ऐसा डेवलपमेंट जो पर्सनल एफर्ट कर किए बिना हो जाता है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। उसको हमेशा मैच्योरिटी बोलते हैं, उसको अधिगम नहीं बोलते। यानी वो परिपक्वता की वजह से हुई है, ना कि आपकी किसी एफर्ट की वजह से। तो ऐसी बातें हैं, तो इसको हम कभी भी एक दूसरे का पर्याय नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पर्याय, जैसे विकास भी जन्म पूर्व से स्टार्ट होता है, पर जन्म से यदि ले ले तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक डेवलपमेंट की भी प्रोसेस चलती है और लर्निंग की भी प्रोसेस चलती है। हमेशा हम कुछ ना कुछ, हर एक पल कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो हाँ, ये बातें कुछ समान हैं और कुछ अलग हैं, पर एक दूसरे की पूरक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सब बातें थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आई या कि क्या मुझसे भूल से रह गई। हम उन्हें कहीं ना कहीं कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ये टेट एजुकेटर की क्लासेस आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।